हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इकोपॉइस क्लासेस। आई एम सुरभि और करंटली हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन इकोनॉमी। तो आज हम बात करेंगे कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है, क्यों हमें ज़रूरत पड़ी कि हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करने चाहिए और 1991 का क्राइसिस क्या है। सो बेसिकली क्या था, अभी तक हमने क्या पढ़ाई की, अभी तक हमने समझा कि 1950 से लेके 1990s तक जो आपकी कंट्री में जो इकोनॉमी का हाल था या जो ट्रेड था, इंडस्ट्रीज थी, एग्रीकल्चर था, सारे सेक्टर्स कैसा परफॉर्म कर रहे थे। तो अब हमें समझना है कि आपका बेसिकली जो ये 1991 में जो रिफॉर्म्स आए थे, जिसको आप बहुत फेमसली हमें पता है कि LPG कहते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। सो बेसिकली ये क्या था, ये रिफॉर्म्स किस बारे में थे, क्यों हमें ज़रूरत पड़ी और ये क्राइसिस ऑफ 1991 क्या होता है, आज हम समझेंगे ये। सो सबसे पहले हम बात करेंगे क्राइसिस ऑफ 1991। क्यों हम कहते हैं क्राइसिस? क्राइसिस एक बहुत भारी टर्म है, हम इतना हैवी टर्म क्यों यूज़ कर रहे हैं, कोई तो रीज़न होगा। तो अब हम समझेंगे वो रीज़न, क्या फैक्टर्स थे जिस वजह से क्राइसिस हुआ 1991 में। तो पहला है नेशनल इनकम ग्रोथ रेट। जो आपका नेशनल इनकम ग्रोथ रेट है that was only 0.8%. I mean not even a single digit 1%. It was even less than 1%. तो आपकी नेशनल इनकम जो है वो ग्रो नहीं कर रही थी, बहुत ही कम रेट पे, हार्डली 0.8% पे वो ग्रो कर रही थी। तो ये एक बहुत मेजर इशू था। देन इन्फ्लेशन जो आपकी थी, यानी महंगाई, जो आपका रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्राइजेस होता है, इन्फ्लेशन को जो हम कहते हैं, इन्फ्लेशन आपकी कितनी थी? 16.8%। मतलब अगर आप हाइपोथेटिकली वापस प्रेजेंट में आ जाओ, अभी तो हम 1991 में हैं, अगर आप वापस से प्रेजेंट में आ जाओ इस वक्त, तो अभी भी जो हमारा इन्फ्लेशन टारगेटिंग करता है RBI, उन्होंने 4% दिया है, उसमें भी ±2% का ब्रैकेट रखा है। तो जो आपका रेंज है इन्फ्लेशन का, जो होना चाहिए एक्सेप्टेबल रेंज, दैट इज़ 2% to 6%। 2 to 6% आज की डेट में है, और उस वक्त 30 ईयर्स पहले 1991 में आपका जो रेट था दैट वाज 16.8%, विच इज़ ह्यूज। तो ये एक बहुत मेजर प्रॉब्लम थी। देन आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, ये हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक पूरी वीडियो में कवर किया हुआ है। अगर आपको नहीं पता फिर भी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, या क्या आपकी बेसिकली कंट्री की जो डेबिट क्रेडिट होता है, असेट्स होती हैं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं, फाइनेंशियल असेट्स, सारी चीज़ें, अगर आपको फिर भी डिटेल में समझना है कि BOP क्या है, तो उसके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे और आप वो पढ़ के समझ सकते हैं। इन्फ्लेशन भी उसी में एक वीडियो है, नेशनल इनकम का भी वीडियो है। सो ये सारे क्योंकि आपके ना मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, तो अगर इन फैक्टर्स इंडिविजुअली, इन फैक्टर्स का क्या मतलब है, अगर आपको देख के नहीं समझ आ रहा, अगर मैं अभी ये सारा समझाने जाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी होगी, विच इज़ ऑफ नो यूज़, क्योंकि मैंने सारे फैक्टर्स इंडिविजुअली मैक्रो इकोनॉमिक्स कोर्स में कवर किए हैं। और नीचे डिस्क्रिप्शन में ना मैं पूरे मैक्रो इकोनॉमिक्स कोर्स का प्लेलिस्ट का ही लिंक रख दूंगी, ताकि जब आप उसको खोलें तो आपको समझ आ जाए कौन सी वीडियो में आपको कौन सी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, BOP क्राइसिस आपका 10,000 करोड़ था। तो BOP क्राइसिस 10,000 करोड़ में आपका क्या था कि जो आपका क्राइसिस है कंट्री में, आपका डेबिट क्रेडिट का जो हिसाब है 10,000 करोड़ उस टाइम पर, जो कि बहुत ह्यूज अमाउंट है आपका क्राइसिस का, उस वक्त आपका BOP क्राइसिस ऐसा था। देन आपका जो इंटरेस्ट चार्जेस पर ईयर थे, इंटरेस्ट चार्जेस आपके पर ईयर थे 30,000 करोड़। तो ये इंटरेस्ट चार्जेस जो आपको पे करने थे, जो आपने बोरोइंग की थी किसी कंट्री से, उस पर जो आपको इंटरेस्ट देना होता है, वो ही 30,000 करोड़ थे। तो जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट होगा बोरो किया हुआ, वो कितना होगा जब आपको इंटरेस्ट ही 30,000 करोड़ के देना है। देन आपका जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे, आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स वर ओनली $1.8 बिलियन, जो कि उस टाइम पे सिर्फ आने वाले 3 हफ्तों के लिए ही सफिशिएंट थे। आई मीन ये एक नंबर ऐसा है जो बहुत आपका, ये आपको दिखने में लग रहा है $1.8 बिलियन इज़ अ ह्यूज अमाउंट, बट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स $1.8 बिलियन इज़ मिनिस्क्यूल इफ़ यू सी फ्रॉम गवर्नमेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू। क्यों? क्योंकि ये उस टाइम पे सिर्फ आगे आने वाले 3 हफ्तों के लिए ही सफिशिएंट थे, उसके बाद आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ना बचता। तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम थी कि आपके जो रिजर्व्स थे वो इतने कम थे। देन
सोल्ड लार्ज अमाउंट ऑफ गोल्ड टू बैंक ऑफ इंग्लैंड। जो गोल्ड रिजर्व होता है आपकी सरकार, जो हमारी सरकार है वो रिजर्व रखती है, तो वो रिजर्व रखती है आपका अमाउंट मनी में रखेगी या गोल्ड में रखेगी। तो गोल्ड जो था, जो गोल्ड के हमारे रिजर्व थे, वो बहुत सारा अमाउंट उस वक्त बैंक ऑफ इंग्लैंड को बेच दिया गया था या सोल्ड कर दिया गया था। अब अप्लाइड फॉर लोन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक एंड IMF, तो हमारी कंट्री ने लोन के लिए अप्लाई कर दिया था वर्ल्ड बैंक को और आपका IMF को बोल दिया था कि हमें $7 बिलियन का लोन चाहिए। ओके, सो ये एक अमाउंट था। फिस्कल डेफिसिट आपकी कंट्री में 7.5% था। आज की डेट में हम टारगेट चाहते हैं कि 3 to 4% में आ जाए तो भी चलो ज़्यादा लगता है, उस टाइम पे 7.5% था। देन आपका डेफिसिट फाइनेंसिंग अराउंड 3% थी, कि जो आपको डेफिसिट फाइनेंस करना है दैट वाज अराउंड 3%। फिर उस टाइम और क्या परेशानी थी, अरब कंट्रीज़ में ना वॉर हो गया था, तो वहाँ से जो रेमिटेंस आती थी वो रेमिटेंस आनी बंद हो गई थी। उसके बाद प्राइस ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो है वो बढ़ गए थे। अब आप देख रहे हो ये सारे फैक्टर्स अगर आप समझोगे तो ये सारे फैक्टर्स एक से बढ़ के एक प्रॉब्लम दे रहे हैं। ये कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग फैक्टर्स नहीं है, ये प्रॉब्लम इंक्रीजिंग फैक्टर्स है। क्यों? आपकी नेशनल इनकम है ही नहीं, ग्रोथ रेट हो ही नहीं रहा नेशनल इनकम में। इन्फ्लेशन आपकी इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पे पूछो मत आप। आज की डेट में भी 2 to 6% का ब्रैकेट रखना होता है, तो ये तो उस टाइम पे बात है 30 ईयर्स पहले की। 16.8% इन्फ्लेशन थी आपकी। तो ये सारे प्रॉब्लम्स इतने मेजर हो गए थे आपका इकोनॉमी वाइज, आप सोचोगे तो ये सारे मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स आपके जो हैं वो वर्स होते जा रहे हैं, जिस वजह से आपका उस टाइम पे 1991 में इकोनॉमिक क्राइसिस आया। और उस वजह से नीड हुई कि हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेने चाहिए, हमें एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अडॉप्ट करनी चाहिए जिससे कि हम अपनी इकोनॉमी को संभाल पाएँ। क्योंकि इतना बुरा हाल तो आपका इंडिपेंडेंस के टाइम भी नहीं था। इंडिपेंडेंस के टाइम क्योंकि ब्रिटिशर्स जो छोड़ के गए थे वो ऑलरेडी क्रिपल था, हमें समझने में टाइम लगा। लेकिन तब से लेकर 1990s तक हम बहुत ज़्यादा ऐसे चेंजेस नहीं कर पाए जो हमारी इकोनॉमी के लिए बेनिफिशियल थे, और तभी ये हालत हो गई कि उसके बाद इतना मेजर क्राइसिस आया 1991 में। अब यहाँ पे मैंने कहीं लिखा नहीं है, बट आप समझें कि क्योंकि अब अप्लाई किया था लोन के लिए, क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पे आपके सारे फैक्टर्स, आपके पास पैसे नहीं है, आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं है, गोल्ड रिजर्व नहीं है, आपके पास नेशनल इनकम की ग्रोथ रेट नहीं है, इन्फ्लेशन हो रहा है, BOP में क्राइसिस हो रहा है, इंटरेस्ट पेमेंट इतनी देनी है। जब हर जगह इशू चल रहे हैं तो अब आपने क्या किया, आपने वर्ल्ड बैंक और IMF की तरफ देखा और बोला कि हमें लोन चाहिए। लेकिन वो ऐसे ही लोन दे देंगे? नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि आपकी इकोनॉमी की कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है। आप अगर किसी भी काम के लिए, आप जिनसे मैं बात कर रही हूँ, जो भी आप मेरी वीडियो देख रहे हैं इस वक्त, आप अगर किसी भी काम से बैंक से लोन लेने जाते हैं तो बैंक आपको क्या ऐसे ही सुन के लोन दे देती है? नहीं, बहुत फैक्टर्स होते हैं। वो चेक करते हैं कि आपकी इनकम स्टेबिलिटी क्या है, या आपके पास मॉर्टगेज करने के लिए कुछ है या नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। वैसे ही वर्ल्ड बैंक और IMF ने कुछ कंडीशंस रखी इंडियन गवर्नमेंट के आगे कि सबसे पहले आपको जो ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको हटाना होगा। उस टाइम पे ट्रेड रिस्ट्रिक्शन बहुत थी इम्पोर्ट पे, आपको उन्हें हटाना पड़ेगा। आपको जो गवर्नमेंट का कंट्रोल है, जो आप यहाँ पे बात हो रही है, मैं इस वक्त वर्ल्ड बैंक या IMF हूँ, आप इस वक्त गवर्नमेंट हैं जो मेरी वीडियो देख रहे हैं। तो मैंने आपके आगे, आप मुझसे लोन मांगने आए हो, आपकी इकोनॉमी का हाल हो गया बहुत ख़राब, आप आए हो मेरे पास कि प्लीज़ मुझे $7 बिलियन का लोन दे दो। मैं आपको ऐसे ही लोन नहीं दूंगी। मैंने आपके आगे कुछ कंडीशंस रख दी कि अगर आप ये कंडीशन फुलफिल करेंगे, आप इंडिया की सरकार हैं, आप अगर ये कंडीशन फुलफिल कर सकते हैं तो आप हमसे लोन लीजिए, वरना सॉरी हम लोन नहीं देंगे। वो कंडीशंस क्या थी? पहली, मैंने आपसे बोला कि आप प्लीज़ ट्रेड रिस्ट्रिक्शन अपनी कम करो, हटाओ, इम्पोर्ट जो आपने ट्रेड रिस्ट्रिक्शन लगाई हैं उन्हें कम करो। फिर जो आप जो यानी इंडिया की सरकार आप हैं इस वक्त, आपका बहुत ज़्यादा कंट्रोल है, बहुत सेक्टर्स में आपका जो कंट्रोल है इसको थोड़ा कम करो और अपना प्राइवेटाइजेशन थोड़ी लाओ, प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ को थोड़ा मौका दो, राइट? थोड़ा एक तो, और ऊपर से जो आपकी इंडस्ट्रीज़ पे जो इतनी रिस्ट्रिक्शंस हैं, बेसिकली इनडायरेक्टली उन्होंने यही बोला थोड़ा लिबरलाइज करो, थोड़ा प्राइवेटाइज करो और ग्लोबलाइजेशन लाओ। ये शर्तें रख दी इंडियन गवर्नमेंट के आगे, ये करोगे तो ही हम आपको लोन देंगे। अब इंडियन गवर्नमेंट के पास, आप अगर यहाँ पे इकोनॉमी का हाल देखें तो आप लोगों को लगता है कि इंडिया के पास कोई ऑप्शन था?
ये बोलने का मतलब उनके आगे वो कंडीशंस रखी थी, क्या उनके पास कोई ऑप्शन था कि वो कंडीशंस ना माने और कुछ और करने? नहीं था, क्योंकि इकोनॉमी ऑलरेडी इतने बुरे हाल में थी कि उन्हें किसी भी हाल में लोन चाहिए था, और लोन लेने के लिए जो भी कंडीशंस है भाई हम फुलफिल करेंगे, क्योंकि हमें इकोनॉमी को बचाना है और हमें लोन चाहिए। तो ये एक पूरा मैंने स्टोरी फॉर्मेट में आपको ये समझाया है बेसिकली कि क्राइसिस क्या था, क्यों था, और उसके बाद क्या कंडीशंस रखी गई इंडिया में गवर्नमेंट के आगे। अब यहाँ पे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, अब बात हो गई इकोनॉमिक रिफॉर्म तो लाने पड़ेंगे। आपने वर्ल्ड बैंक और IMF को बोल दिया है कि आप उनकी कंडीशंस मानोगे क्योंकि आपको उनसे लोन चाहिए। अब आपको इकोनॉमिक रिफॉर्म लाने हैं। इकोनॉमिक रिफॉर्म से हमारा क्या मतलब होता है? ये एक तरह के ना स्ट्रक्चरल रिफॉर्म होते हैं। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म क्या है? ये ना लॉन्ग टर्म रिफॉर्म होते हैं, और इसमें क्या होता है? रिफॉर्म मतलब चेंजेस, रिफॉर्म अगर आप इसको ब्रेक करें, सो समथिंग विच इज ऑलरेडी फॉर्म्ड, you are bringing changes and then reforming it. So that is the whole economic reform, and basically long term reform लाना है कि ऐसा नहीं इकोनॉमी में अभी करंटली इतना बुरा हाल है तो बस इसको सॉल्व कर दो, इसके लिए रिफॉर्म ले आओ। नहीं, हमें आगे ये प्रॉब्लम सॉल्व करके इकोनॉमी को एक नए लेवल पे लेके जाना है, नए हायर लेवल पे लेके जाना है। उसके लिए हम लोगों को रिफॉर्म लॉन्ग टर्म लाने हैं। देन मल्टी डायमेंशनल पैकेज लाना है जिसमें पॉलिसीज़ हो बहुत तरीके के प्रोग्राम हो जो फर्दर डेवलपमेंट में हेल्प करें। ये एक तरह से आपका इकोनॉमिक रिफॉर्म है। और इकोनॉमिक रिफॉर्म में उस टाइम पे गवर्नमेंट थी नरसिम्हा राव की, और जुलाई 1991 में ये इकोनॉमिक रिफॉर्म अडॉप्ट किए गए बाय दिस गवर्नमेंट फॉर स्पीडी एंड प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिफॉर्म्स, राइट। सो देन ऑब्जेक्टिव क्या था आपका न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी मतलब कि अब ये आप नई इकोनॉमिक पॉलिसी अडॉप्ट कर रहे हैं, और इसका ऑब्जेक्टिव 1991 में क्या था? शुरुआत यहाँ से करेंगे। पहले यहाँ पे फोकस, डिक्रीज इन फिस्कल डेफिसिट एंड हैव रिलेटिव प्राइस स्टेबिलिटी। तो क्या एम था कि आपका ऑब्जेक्टिव ये था कि फिस्कल डेफिसिट उस टाइम पे बहुत ज़्यादा हो गया था। हमने यहाँ पे अगर आप यहाँ पर पॉइंट करें और यहाँ देखें, फिस्कल डेफिसिट आपका 7.5% था, जो कि बहुत ज़्यादा था। तो अब हमारे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का एम था कि फिस्कल डेफिसिट को कम किया जाए और प्राइस स्टेबिलिटी लाई जाए। प्राइस स्टेबिलिटी नहीं थी, इन्फ्लेशन 16.8% थी। तो अब एम ये था कि फिस्कल डेफिसिट थोड़ा कम करो, और ये जो प्राइस फ्लक्चुएशन और इनस्टेबिलिटी है इसको हटाओ और प्राइसेस में थोड़ी स्टेबिलिटी लाओ। देन आपका था लिबरलाइज फॉरेन ट्रेड by decreasing tariff duty and abolish quota restriction on import। तो आप कैसे लिबरलाइजेशन करोगे? फॉरेन ट्रेड को लिबरलाइज करो। कैसे करोगे? अब आपका ये अच्छा है कि आपने बोला एक्सपोर्ट तो बढ़ा दो, कि हम अपनी कंट्री में बना के तो दूसरी कंट्री में बेचते हैं, लेकिन दूसरी कंट्री अगर अपना बना के हमें बेच रही है तो उसको बंद कर दो। See everything, and when you are dealing with some other country, it is always a two-way process. You buy and you sell. It is not acceptable that you keep on selling to them, but when it comes to buying from them, then you say we won't buy. ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है कि आपको बेसिकली लिबरलाइज करना है फॉरेन ट्रेड को। आपको जो टैरिफ ड्यूटी है, इंपोर्ट पे आपने टैरिफ लगा रखा है कि अगर इतना इंपोर्ट आएगा तो उस पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दोगे और महंगा कर दोगे इंपोर्टेड गुड, तो वो आप हटाओ। और जो आपने कोटा रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है कि इतना ही, जो आपका क्वान्टिटेटिव रिस्ट्रिक्शन है कि इतना ही क्वांटिटी आ सकती है, उसको हटाओ, अबॉलिश करो, और रिस्ट्रिक्शंस मत लगाओ ट्रेड पे कैसे भी। ये था। देन डिक्रीज एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर, ओपन एरियाज फॉर प्राइवेट सेक्टर, इन शॉर्ट प्राइवेटाइजेशन। इतना बड़ा कुछ ज्ञान नहीं है इसमें देने का, बात वो शॉर्ट में यही कर रहा है कि जो एरिया है पब्लिक ऑपरेशन का उसको कम कर दो, प्राइवेट सेक्टर के हाथ में चीज़ें दे दो। इसको हम क्या कहते हैं? प्राइवेटाइजेशन कहते हैं इन वन वर्ड। तो इतनी लाइनों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव यहाँ पे आप देख रहे हो, फिस्कल डेफिसिट रिड्यूस करना, प्राइस स्टेबिलिटी लाना, ये बेसिकली लिबरलाइजेशन था, ये प्राइवेटाइजेशन था। अब एनकरेज इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल बाय ग्रांटिंग कंसेशन ऑन FDI। सो ये कह रहा है कि फॉरेन कैपिटल का इनफ्लो होने दो, कंसेशंस दो, और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होने दो कंट्री में। ऐसा नहीं कि उसको स्टॉप करना है कि फॉरेन से इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकती, नहीं, उसको होने दो। तो ये एक एम था। फिर लिबरलाइज इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड अबॉलिश लाइसेंसिंग फॉर मोस्ट ऑफ द प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज।
अब हमने कहा कि पब्लिक का ऑपरेशन कम कर दो, प्राइवेट इंडस्ट्री को आने दो और प्राइवेटाइजेशन करो, पर प्राइवेटाइजेशन उस टाइम पे प्रॉब्लम फेस कर रही थी इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग की, कि हर चीज़ के लिए मतलब इंडस्ट्री कहाँ सेटअप करनी है, कितना प्रोडक्शन करना है, प्रोडक्शन एक्सपैंड करना है, कैपेसिटी इंक्रीज करनी है, हर चीज़ के लिए इंडस्ट्री को कंपल्शन थी लाइसेंस लेने की। तो बोला गया कि भाई इंडस्ट्री को आपको लिबरलाइज करना है तो कंप्लीटली करो। प्राइवेटाइजेशन तो कर दी, लेकिन प्राइवेट इंडस्ट्री में भी अगर आप इतनी रिस्ट्रिक्शन लगा के रखोगे तो प्रोडक्शन हैम्पर होगी और फिर इकोनॉमिक ग्रोथ उस तरह नहीं आएगी, तो आपके इकोनॉमिक रिफॉर्म का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अगर आपको चाहिए कि आपके जो इकोनॉमिक रिफॉर्म है वो सेंस बनाए, इकोनॉमिक रिफॉर्म क्यों कर रहे हो? आपको दिख रहा है कि नेशनल इनकम आपकी हार्डली 0.8% की ग्रोथ रेट पर है, नॉट इवन 1%, लेस देन 1%। तो आपका इकोनॉमिक रिफॉर्म करने का एजेंडा क्या है कि भाई इकोनॉमी ग्रो करे। आप कोई भी रिफॉर्म लाते हो, कोई भी चेंजेस लाते हो, अगर आप अपने घर में भी चेंजेस ला रहे हो, क्यों ला रहे हो? ग्रो करने के लिए, बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लाने के लिए। तो ये एक रैंडम चीज़ है कि आपको पता है कि आपको अगर चेंजेस लाने हैं तो आपको ग्रोथ चाहिए। ये बहुत सिंपल है, इसमें कोई भी ऐसी कॉम्प्लेक्स बात नहीं है जो किसी को ना समझ आए। तो अगर आप यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन तो कर दोगे, लेकिन उन प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ को अगर अभी भी लाइसेंसिंग के अंडर रहना पड़ेगा, तो बेसिकली आपके रिफॉर्म्स आर नथिंग बट यूजलेस। क्योंकि अगर आपको सेंस बनानी है रिफॉर्म की, तो आप वो प्राइवेट करके भी प्राइवेट इंडस्ट्री को जो लाइसेंसिंग की पॉलिसी थी कि हर चीज़ पे जो रिस्ट्रिक्शन थी, कितना प्रोड्यूस करना है, कहाँ करना है, एक्सपैंड करना है, नहीं करना है, भाई वो सारी रिस्ट्रिक्शन हटाओ और प्राइवेट इंडस्ट्री से ये लाइसेंसिंग जो है वो अबॉलिश करो। ओके, सो ये ऑब्जेक्टिव थे आपके न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के 1991 में। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एक तरीके से, और बाकी प्राइवेटाइजेशन नॉट अलोन बट ऑल्सो लिबरलाइज द प्राइवेट इंडस्ट्रीज। सो ये सारा इंटरकनेक्टेड था। उसके बाद हम बात करेंगे लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पे बात होगी आपकी कॉम्पोनेंट्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। कॉम्पोनेंट्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में हम क्या बात करेंगे? बेसिकली ना हम ये समझेंगे, आप न्यूज़पेपर में ये आपको बहुत हेल्प करेगा अगर आप करंट अफेयर्स से ना बहुत अवेयर रहते हैं या आप पढ़ना चाहते हैं। आपने ये फेस किया होगा जब हमारी इकोनॉमी अभी 2020 में इतने सारे प्रॉब्लम्स में थी, तो हम बात करते थे कि हमें क्या चाहिए, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म चाहिए या स्टेबलाइजेशन चाहिए। तो आपको कन्फ्यूजन होता होगा कि इनमें डिफरेंस क्या है, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म क्या है या क्या है। तो उस टाइम भी ऐसा था, कंपोनेंट ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में दो तरह के कंपोनेंट थे। शॉर्ट रन की बात भी हो रही थी, क्योंकि शॉर्ट रन में भी इंपॉर्टेंट था इकोनॉमी को संभालना, क्योंकि 1991 में वी वर गोइंग थ्रू इकोनॉमिक क्राइसिस। तो शॉर्ट रन भी स्टेबलाइज करना है, पर खाली शॉर्ट रन ही नहीं स्टेबलाइज करना, हमें लॉन्ग रन भी सोचना है और इकोनॉमी को एक न्यू लेवल पे लेके जाना है। तो कंपोनेंट्स में दोनों शॉर्ट रन और लॉन्ग रन कंपोनेंट्स इनकॉर्पोरेटेड थे। कैसे? मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन, ये थी डिमांड साइड मैनेजमेंट। डिमांड साइड मैनेजमेंट में क्या है, आपका शॉर्ट रन मेजर्स की बात करते हैं। डिमांड में हम डिमांड साइड मैनेजमेंट में हम शॉर्ट रन मेजर्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि स्टेबलाइज करनी है इकोनॉमी, और इकोनॉमी स्टेबलाइज करनी है तो हम पहले शॉर्ट रन से शुरू करेंगे स्टेबलाइज, क्योंकि बहुत इंस्टेबिलिटी थी शॉर्ट रन में। तो यहाँ पे क्या था, कंट्रोल इन्फ्लेशन जो 16.8% पे पहुँच गई है उसको करो कंट्रोल। फिस्कल करेक्शन करो, आपका जो भी फिस्कल डेफिसिट हो रहा है और जो आपको उसके लिए डेफिसिट फाइनेंसिंग करनी पड़ी है, करो कैसे भी, बट फिस्कल करेक्शन करो। एंड देन इम्प्रूवमेंट इन बीओपी रिस्ट्रिक्शन, जो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट में रिस्ट्रिक्शंस हैं उनमें थोड़ी इंप्रूवमेंट लाओ। ये थे शॉर्ट टर्म मेजर्स जो इमीडिएटली कोई भी गवर्नमेंट ले सकती है, कोई भी, क्योंकि आप कोई भी मेजर लेते हो या तो वो शॉर्ट रन में हो सकता है या फिर उसका इम्पैक्ट आपको बहुत लॉन्ग रन में दिखता है, तो आपको दोनों साइड सोचना पड़ता है। तो यहाँ पे बात थी स्टेबलाइज करने के लिए शॉर्ट रन मेजर की, जो थी डिमांड साइड मैनेजमेंट की। अभी डिमांड की साइड की मैनेजमेंट कर रहे हैं हम। अब स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट पे आते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको न्यूज़पेपर्स पढ़ते टाइम भी बहुत हेल्प करेगा। स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट क्या होता है आपका, ये होता है सप्लाई साइड मैनेजमेंट। तो जब भी अब से आप न्यूज़पेपर में कहीं पढ़ो कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाने हैं, आप समझ जाओ स्ट्रक्चर मतलब स्ट्रक्चर ही चेंज करना है। अब डिमांड में क्या स्ट्रक्चर चेंज कर लोगे, सप्लाई में कर सकते हो ना। कोई भी एंगल से आप कोई भी चीज़ देखोगे, अगर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो एक जो प्रोड्यूस कर रहा है वो सप्लाई साइड हो गई, आप प्रोड्यूसर हो, आपकी सप्लाई साइड हो गई, मैं यहाँ पे बायर हूँ, मेरी डिमांड साइड हो गई। डिमांड साइड हम शॉर्ट रन में चेंज कर सकते हैं, सप्लाई हम क्या इमीडिएटली चेंज कर सकते हैं? नहीं, जो बैच प्रोड्यूस हो गया हो गया, तो उसमें टाइम लगता है।
और स्ट्रक्चर चीज़ चेंज करनी है तो सप्लाई साइड से करनी होती है। स्ट्रक्चर और सप्लाई याद करने का एक ट्रिक है, बहुत ही मतलब आप समझ गए हो तो ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी कन्फ्यूजन अगर आती है जो कि हाँ नेचुरल है, आ सकती है, तो कभी भी आप पढ़ रहे हो न्यूज़पेपर में स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट समझ जाओ, स्ट्रक्चर सप्लाई एस का लिंक बना दो, और स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट मतलब सप्लाई साइड मैनेजमेंट। ओके, तो यहाँ पे लॉन्ग रन मेजर्स की बात होती है टू रिमूव बॉटलनेक एंड ऑब्स्टेकल्स इन ग्रोथ पाथ ऑफ इकोनॉमी। कोई ऐसे लाइन थी, समझ आई गया होगा, कोई रिपीट करने की जरूरत तो है नहीं। यहाँ पे बेसिकली आप लॉन्ग रन मेजर्स की बात करते हो सप्लाई साइड मैनेजमेंट में, और उसमें कैसे आप करते हो, सप्लाई साइड मैनेज कैसे करते हो, ट्रेड एंड कैपिटल फ्लो रिफॉर्म लाके, क्योंकि वो रिफॉर्म इमीडिएटली नहीं होते, तो वो रिफॉर्म में थोड़ा टाइम लगता है, सप्लाई साइड के रिफॉर्म होते हैं, तो वो रिफॉर्म आप ऐसे कर सकते हो। देन इंडस्ट्रियल डीरेगुलेशन, इंडस्ट्रीज जो रेगुलेशन फेस कर रही हैं उसको हटा के, रेगुलेशंस को हटा के डीरेगुलेशन करना, और आपका पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म लाना एंड फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म लाना। तो इन सेक्टर्स के जो सारे रिफॉर्म होते हैं वो रिफॉर्म आप स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट में देख रहे हैं, और बाकी होते हैं आपके मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन। तो यहाँ से हमने बात की आज बेसिकली आज की वीडियो में, अगर हम शॉर्ट में समझना चाहें तो हमने ये समझा कि जब हमें इंडिपेंडेंस मिली थी तब से लेके 1990s तक जो हमें इकोनॉमी की हालत मिली थी, हमने कोशिशें की उसमें सुधार करने की, बट विद टाइम हम वो पॉलिसीज़ या वो चीज़ें अडॉप्ट नहीं कर पाए जो हमें करनी चाहिए थी। उस वजह से 1990 में आते ही हमारी इकोनॉमी का बहुत बुरा हाल हो चुका था, इतना बुरा कि जितने भी मैक्रो इकोनॉमिक मेजर्स थे या जो भी पॉइंटर्स थे वो सब इतने बुरे हाल में थे कि गवर्नमेंट हैड नो चॉइस बट टू एक्सेप्ट द कंडीशंस ऑफ वर्ल्ड बैंक एंड IMF टू टेक लोन टू स्टेबलाइज इकोनॉमी। फिर उन्होंने जब लोन मिल ही गया तो बात हुई कि अब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आएगी, और हमें जो इकोनॉमी इतना बुरी हाल में हो गई है इसको हमें शॉर्ट रन में भी सुधारना है मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन करके, और लॉन्ग रन में भी सुधारना है और ग्रोथ की तरफ लेके जाना है स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट करके। और फिर उसके एजेंडाज क्या थे, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के कंपोनेंट्स क्या थे, हमने समझा ये सब। आई होप आपको क्लियर हो। डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में आप कभी भी पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी हो आपको पता है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, प्लीज़ कमेंट भी करो, कुछ भी अच्छा लग रहा है कमी लग रही है सो डू शेयर विद मी एंड आई विल डेफिनेटली इम्प्रोवाइज ऑन वॉट एवर यू से। सो हम आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, और अब नेक्स्ट वीडियोज़ और भी इंटरेस्टिंग होंगी, क्योंकि अब हम जो मेन कॉम्पोनेंट है उसकी बात करेंगे जो कि है LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। सो टिल देन टेक केयर एंड स्टे सेफ, बाय।